नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय ऑनर्स के 8वें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बर्लिन कांग्रेस 1878। बिस्मार्क की अध्यक्षता में जो उस समय एक ईमानदार दलाल का कार्य कर रहा था, 13 जून 1878 में बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ। बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था। इस समय वह शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर था। यूरोप की घटनाओं का बर्लिन केंद्र था, अतः बिस्मार्क को ही सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, इटली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जर्मनी सम्मेलन का निर्णायक था। डिज़रेली और सैलिसबरी ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रूस का प्रतिनिधित्व मोंट जाकोब कर रहा था। वेडिंगटन फ्रांस की ओर गया। ऑस्ट्रिया की ओर से एंड्रसे तथा इटली की ओर से कॉर्टो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बर्लिन कांग्रेस की या बर्लिन सम्मेलन की प्रमुख धाराएं इस प्रकार थी। बल्गारिया का विभाजन। बर्लिन सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सेंट स्टेफनो संधि द्वारा निर्मित बृहद बल्गारिया के संबंध में था। बल्गारिया सम्मेलन के अनुसार बृहद बल्गारिया को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग बुल्गारिया का राज्य था, जिसे तुर्की की अधीनता के अंतर्गत स्वतंत्र मान लिया गया, परंतु उसका 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र टर्की को दे दिया। उसने एजियन सागर में जाने का मार्ग भी खो दिया। दूसरा, पूर्वी रूमेलिया के प्रशासन हेतु टर्की के प्रभाव के अंतर्गत एक ईसाई गवर्नर नियुक्त किया गया, परंतु संधि के प्रावधानों में ये स्पष्ट कर दिया कि टर्की के संबंध में पूर्वी रूमेलिया से संबंध औपचारिक मात्र होंगे। नाम मात्र के लिए इन दोनों ही राज्यों को टर्की के अधीन कर दिया गया। दूसरा, रूस के प्रसार का प्रतिबिंब। रूस को यूरोप में बेसेरेबिया का प्रदेश तथा एशिया में बाटुम, आर्थारहान तथा कार्स के प्रदेश प्राप्त हुए, किंतु उसे ऑस्ट्रिया में स्पंजा तथा तुर्की में डल सेफनो भी देना पड़ा। ऑस्ट्रिया को सर्वाधिक अधिकार मिले। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को सर्वाधिक अधिकार मिले। बोस्निया हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया के प्रशासन का अधिकार मिल गया। केवल नाम मात्र के लिए ये दोनों देश टर्की के अधीन रखे गए। टर्की शक्तिहीन था, उसका अधिकार होना न होना एक समान था, परंतु ऑस्ट्रिया इन प्रदेशों का प्रशासन कर सकता था और उन्हें हस्तगत नहीं कर सकता था। नौवीं बाजार में संजक में सैनिक शक्ति बढ़ाने का आदेश मिला। 1908 में इन दोनों प्राप्त राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट, चौथा है सर्बिया के साम्राज्य में वृद्धि। सर्बिया को भी इस संधि से किसी सीमा तक लाभ हुआ। निश तथा बल्गारिया का थोड़ा हिस्सा उसे दे दिया। इसमें भाग लेने से उसे उसके साम्राज्य में वृद्धि हो गई, लेकिन सर्बिया को ऑस्ट्रिया की नवी बाजार का संजक मिलने से काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन सम्मेलन में उसकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी गई। मॉन्टेनीग्रो की स्वतंत्रता। इस संधि की 5वीं धारा थी। मॉन्टेनीग्रो यद्यपि पहले से स्वतंत्र हो चुका था एवं सफलतापूर्वक जो है वह कार्य कर रहा था, लेकिन अभी उसकी स्वतंत्रता को औपचारिक मान्यता नहीं दी गई थी। यह सम्मेलन के द्वारा उसे औपचारिक मान्यता प्राप्त हो गई और उसे एड्रियाटिक सागर के तट पर एक बंदरगाह दे दिया। नेक्स्ट है रोमानिया की स्वतंत्रता। रोमानिया को भी अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी। वह इस सम्मेलन में प्राप्त की। रोमानिया को डिसूजा के बदले में दक्षिणी बसेरिया का प्रदेश रूस को दे दिया। डिब्रुजा के पास बल्गेरिया का प्रदेश भी उसे प्राप्त हो गया। रोमानिया से सम्मेलन में एक प्रतिज्ञा भी ली कि वह अपनी यहूदी प्रजा का समान रूप से शासन करेगा। उसको अन्य जातियों के समान राजनीतिक अधिकार देने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है तुर्की को धार्मिक स्वतंत्रता। तुर्की का सुल्तान ईसाई जनता पर अत्यधिक अत्याचार करता था। बर्लिन सम्मेलन में उसके तुर्की साम्राज्य की स्वतंत्रता प्रदान करने को बाध्य किया और उसको स्वीकारा। इसके अतिरिक्त सुल्तान सुधारों में भी विश्वास करता था
उसको क्रीट, इद्रिस, बिसाले, मैसिडोनिया व अल्बानिया में सुधार करने के लिए प्रेरित किया और उसने सुधार का जो है वचन भी दिया। इंग्लैंड को साइप्रस दे दिया गया और यह कहा कि जब तक रूस के पास कार्स और बांटूम के प्रदेश रहेंगे, इंग्लैंड साइप्रस को अपने अधिकार में रखेगा। इंग्लैंड ने यह आश्वासन दिया कि साइप्रस के अतिरिक्त आय तुर्की को मिलेगी, जिसके द्वारा तुर्की में सुधार योजनाएं प्रारंभ की जा सके। फ्रांस ट्यूनिक के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, लेकिन बर्लिन के राजनीतिज्ञों ने उसे आश्वासन दिया कि वे अपनी साम्राज्यवादी नीति का विरोध करेंगे। इटली ने भी अल्बानिया और ट्रिपोली पर दावे का संकेत किया, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। इस प्रकार बर्लिन सम्मेलन के द्वारा अनेक निर्णय लिए गए जिससे रूस को अधिक लाभ नहीं हुआ। अनेक विद्वानों ने बर्लिन कांग्रेस की आलोचना की है। बर्लिन कांग्रेस का मूल्यांकन। बर्लिन कांग्रेस के निर्णायकों ने पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान करने तथा यूरोपीय राज्यों के बीच एक बड़े युद्ध को रोकने का दावा किया। AJP टेलर के अनुसार दोनों दावे तथ्यहीन थे। युद्ध की संभावना तो कांग्रेस के पहले उस समय समाप्त हो गई जब रूसी कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार करने के लिए खींचा गई। दूसरी ओर कांग्रेस ऑटोमन तुर्क साम्राज्य को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली सत्ता के रूप में पुनः स्थापित करने में सफल रही। वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से सम्मेलन के निर्णय का बहुत प्रभाव हुआ। वास्तविक रूप से बर्लिन संधि समकालीन लेखकों और राजनीतिज्ञों को लेकर आधुनिक काल के इतिहासकारों तक की आलोचना का विषय बनी। बर्लिन संधि का सबसे बड़ा दोष राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलना थी। सर्वप्रथम बोस्निया और हर्जेगोविना को सजातीय राज्य सर्बिया के साथ न मिलकर विजातीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। दूसरा, बर्लिन सम्मेलन में यूनान की उपेक्षा कर दी गई। यूनान को क्रीट, इपिरस, थिस्सैली और मैसिडोनिया आदि के प्रदेश दिए, लेकिन यूनान को ये प्रदेश नहीं दिए गए। तीसरा है, रोमानिया को बेसेरेबिया, बुकानिया और ट्रांसवेलेनिया के प्रदेश मिलने थे, लेकिन रोमानिया को इससे वंचित कर दिया गया। चौथा है, बल्गारिया से पूर्वी रोमेलिया पृथक कर दिया गया, जबकि ये दोनों सजातीय राज्य थे। लेकिन आगे चलकर बर्लिन कांग्रेस की अवहेलना कर 1885 में इन दोनों ही राज्यों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हम संयुक्त राज्य हैं। अतः 5 अक्टूबर 1905 को संयुक्त बुल्गारिया के रूप में इन दोनों राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पांचवा है, ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेश दे दिए जाने से इटली ने घोर विरोध किया और यह घोषणा की कि परतंत्र इटली को स्वतंत्र किया जाए। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में की आवश्यकता रूस की शक्ति कम करने के उद्देश्य से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके प्रभाव विस्तार से सम्मेलन के बाद में अंतर नहीं आया। बर्लिन सम्मेलन में रूस के उद्देश्य को सफलता और असफलता को लेकर विद्वानों में दो मत है। CJH हेज़ल का कहना है कि 1878 में बर्लिन की संधि से रूस काफ़ी लाभान्वित हुआ। दूसरी ओर बेंस का विचार है कि सेंट स्टेफनो की संधि से जो प्रतिष्ठा रूस को प्राप्त हुई, बर्लिन कांग्रेस में उसे समाप्त कर दिया गया। उपरोक्त दोनों मतों में हेस का मत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि इस संधि से रूस की साम्राज्यवादी प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इस संधि से रूस ने बोस्निया और आर्मेनिया का थोड़ा सा भाग मिल गया। रूस को काले सागर के ऊपर जहाजी बेड़ा रखने का अधिकार मिल गया। बर्लिन संधि के बाद रूस के मध्य एशिया की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त बर्लिन संधि का रूस के संदर्भ में यह परिणाम हुआ कि सेंट स्टेफनो की संधि से रूस तथा ऑस्ट्रिया एक दूसरे के विरोधी हो गए। जब बर्लिन संधि के द्वारा रूस और जर्मनी एक दूसरे के विरोधी हो गए, अतः बर्लिन संधि के पश्चात रूस अपने आप को यूरोप की राजनीति में एकाकी महसूस करने लगा। बर्लिन कांग्रेस से इंग्लैंड को भी लाभ प्राप्त हुआ। डिज़रायली ने बर्लिन से लौटकर बड़े गर्व से कहा कि मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ। वास्तव में बर्लिन कांग्रेस में डिज़रायली की नीति का मुख्य उद्देश्य ये था कि बाल्कन समस्या को हल करने के रूस के एक पक्षीय दावे को मान्यता प्राप्त न की जा सके। बर्लिन कांग्रेस में जर्मनी के संदर्भ में बर्लिन संधि का परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का चांसलर बर्लिन संधि के बाद यूरोप की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात करा, जिसे गुप्त राजनीति के नाम से जाना जाता है। बर्लिन संधि में
बसेरिया का प्रदेश रूस को दे दिया गया, जबकि बसेरिया की जनता रोमेनियन थी। अतः इस संधि के उपरांत रोमेनिया रूस का विरोधी हो गया। इसी विरोध के कारण रोमेनिया ने 1833 में ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के साथ एक संधि की और वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया के गुट में शामिल हो गया। साइप्रस की अवनति हुई। सम्मेलन में साइप्रस इंग्लैंड को दिया गया, उसको रूस का शस्त्रागार भी प्राप्त हो गया साइप्रस में। फिर भी इंग्लैंड अत्यधिक सैनिक सहायता में वृद्धि नहीं कर सका। इंग्लैंड के लिए इतना लाभप्रद न हो सका जितनी कि उसे आशा थी। अतः साइप्रस को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होने में बाधा पड़ी। बर्लिन संधि बाल्कन प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए की थी। वह विश्व के युद्धों का अंत करना चाहती थी, लेकिन यह संधि इस उद्देश्य में पूर्णतः असफल रही। इस संधि के पश्चात पूर्वी प्रश्न अपनी तीव्रता पर पहुंच गया, जिसके कारण महायुद्ध का जन्म हुआ। अतः ये पूर्ण रूपेण सत्य है कि ये सम्मेलन अपने प्रमुख उद्देश्यों में असफल रहा। बर्लिन की संधि के द्वारा बाल्कन क्षेत्र में किए गए परिवर्तन को क्रियान्वित करने में बड़ी कठिनाई हुई। इस समय तुर्की में स्थित ब्रिटिश लेयर्ड ने लिखा है कि टेबल के आसपास बैठकर नक्शे में किसी भी साम्राज्य का विभाजन करना सरल है, किंतु उसे क्रियान्वित करना कठिन है। मुझे इस अभागे देश में आगामी वर्षों में अनेक उपद्रव और रक्तपात होने का पूर्व आभास है। किंतु बर्लिन संधि की आलोचना करते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि संधि वेस्टफेलिया की संधि व वियना की संधि और अन्य महासंधियों के समान एक प्रकार का समझौता थी। टेलर ने इस कांग्रेस के विषय में कहा है कि बर्लिन सम्मेलन ने यूरोप के इतिहास में एक विभाजन रेखा खींची। सम्मेलन से पूर्व 3 वर्ष तक संघर्ष और विद्रोह हुए, किंतु 40 वर्ष तक शांति रही। इति नमस्कार।